नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसके बारे में बात करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें वेरिएशन कौन सी होती है, वेरिएबिलिटी कौन सी काम करती है और इसके डिस्पर्सन के टाइप कितने होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक देख पा रहे होंगे, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड लॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेजर। मेजर यानी क्या होता है? मापना, मेजरमेंट करना। ठीक है, किसका? डिस्पर्सन का। किसका करना है भाई साहब? डिस्पर्सन का। यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसी डिस्पर्सन को हम वेरिएशन बोलते हैं। जो डिस्पर्सन होता है, इसी डिस्पर्सन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ द डाटा। एक क्या है? डिस्पर्सन ऑफ द डाटा इज द डिग्री ऑफ विच द न्यूमेरिकल डाटा अप्रोच टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। यानी डिस्पर्सन यह है, वेरिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक डाटा होता है। कौन सा डाटा होता है? न्यूमेरिकल डाटा होता है, दिया जाता है, उसको स्प्रेड करके उसके बारे में और साथ ही साथ उसका एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, मीन वैल्यू देखी जाती है। एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। वही डिस्पर्सन होता है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। द वेरिएबिलिटी इन द डाटा कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यानी जो वेरिएबिलिटी की डाटा होती है उसे हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसका हेल्प लेकर के? मेजर ऑफ डिस्पर्सन का हेल्प लेकर के। इन सेंस सॉरी इन साइंसेस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, दो चीज होती है साइंस के अंदर, फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है। इसके अंदर देयर इज नॉट अ मच वेरिएबिलिटी एज द फाउंड इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी। यानी हम इसके अंदर कोई भी मेडिसिन होता है या फिर बायोलॉजी का कोई भी कंपाउंड्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। वी कैन से occurrence ऑफ वेरिएबल इन द बायोलॉजिकल फिनोमिना। यह एक क्या है? बायोलॉजिकल फिनोमिना है। डिस्पर्सन वेरिएशन एक क्या है भाई साहब? बायोलॉजिकल फिनोमिनास है। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी, कितनी टाइप से वेरिएबिलिटी होती है, कितने टाइप से वेरिएशन होता है, कितने टाइप से डिस्पर्सन होता है, वो देखेंगे। तो ये जो हमारा टाइप ऑफ डिस्पर्सन होता है, मोस्टली थ्री टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? थ्री टाइप से होता है। पहला तो होता है बायोलॉजिकल डिस्पर्सन। बायोलॉजिकल डिस्पर्सन को हम बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है रियल वेरिएबिलिटी। दूसरा क्या होता है? रियल वेरिएबिलिटी। एंड तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। साइंस के अंदर तीन ही चीज काम करती हैं, या फिर बायोलॉजिकल, या फिर रियलिटी क्या है, या फिर आप किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओ ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी के अंदर कि इंडिविजुअल सिमिलर एनवायरमेंट डिफर होते हैं व्हेन द कंपेयर एज रिगार्डेड, जैसे सेक्स, क्लास हो गया एंड अदर पार्टिकुलर, या फिर प्रॉपर्टीज हो गई। बट द डिफरेंट नोटेड में बी स्मॉल एंड इज said to occur to change such as type of difference or variability is called biological variability. Real variability क्या होती है? When the difference between real variability क्या होती है? देखेंगे कि when the different variability between two reading, किसके बीच में? टू रीडिंग, दो रीडिंग होती है। पहला होता है ऑब्जर्वेशन और उसी को बोलते हैं वैल्यूज ऑफ क्लासेस। क्या बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ क्लासेस। सिंपल इज मोर देन द डिफाइन लिमिट इज यूनिवर्स, इट इज नॉन एज रियल वेरिएबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? रियल वेरिएबिलिटी बोलते हैं। सपोज आप समझिए कि रियल में जो रियल होती है, जो एक्चुअली होती है, उसको हम बोलते हैं रियल वेरिएबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी क्या है? एरर और डिफरेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एरर और डिफरेंट और वेरिएशन में बी ड्यू टू materials, methods, procedures employed in the study of defect in the
टेक्निक्स इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस होती है वो सब किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो इन्वॉल्व होती है एक्सपेरिमेंटल के अंदर, ठीक है। दे आर फर्दर थ्री टाइप्स, ये जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं तीन टाइप से होते हैं। पहला तो होता है ऑब्जर्व एरर, एक्सपेरिमेंट को करके आप तो एरर को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग एरर को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तीन चीज यहाँ पे है, पहला ऑब्जर्वर एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर और थर्ड इज सैम्पलिंग एरर, ठीक है। ऑब्जर्वर एरर क्या होता है भाई साहब, ऑब्जर्वर एरर वो होता है कि ऑब्जर्वर एरर में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वर एरर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर एरर कहलाते हैं। वो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर इंटरव्यू में भी चेंजेस सम इंफॉर्मेशन की बात होती है, उसमें एडिंग अ नंबर ऑफ एरर किए जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपने जो ऑब्जर्व किया उसके अंदर वो डिफेक्ट निकालेंगे, मे बी एडेड बाय द अनट्रेंड ऑब्जर्वर while, ठीक है, रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट सच एस ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स पल्स रेट एंड etc, ठीक है। सपोज दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर दिस इज नेगेटिवली, ठीक है, यानी जो नेगेटिवल होते हैं या फिर जो ग्रॉस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है किसका, बेइंग मशीन का। किसमें होता है भाई साहब, बेइंग मशीन का डिफेक्ट हो जाना, तो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा, ठीक है। हाइट मेजर करने वाली जो मशीन होती है प्रॉपर नहीं होगा तो हाइटिंग एरर कहलाएगा, ठीक है। इस फैगनो मैनोमीटर जो होता है उससे प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी, वो इंस्ट्रूमेंटल, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या है, रॉन्ग कैलकुलेशन देते हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन रॉन्ग मिलती है तो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, ठीक है। नोट डाउन, ऑब्जर्वर एंड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग एरर। जो ऑब्जर्वर है और साथ में इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको सम टाइम के लिए हम बोल सकते हैं ये है क्या, नॉन सिंपलिंग एरर। क्या है ये, नॉन सिंपलिंग एरर है, ठीक है। सिंपलिंग एरर क्या है, अ सिंपल ड्राइंग शुड नॉट बी वेस्ट और टू स्मॉल टू ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव एंड सफिशिएंट लार्ज साइड टू स्टार्ट स्टेटिकल्स, यानी उसमें हम स्टेटिकल्स करते हैं, टेस्ट निकालते हैं, यानी क्या उसका स्टेटिकल्स हो सकता है। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज आर मोस्टली वाइसेड because the simple of patients under study are drawn from poor influentials or nearby सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये सिंपलिंग होता है उस सोसाइटी से रिलेटेड। लेकिन जो इसमें मेन चीज होती है वो होती है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी जो होती है डू द ऑब्जर्व इंस्ट्रूमेंट एंड द सिंपलिंग डिफेक्ट के लिए होता है, इज नॉट अनयूजुअल बट कॉमन occurrence about which are must be careful in scientific study so that the waste may be मिनिमाइज्ड। यानी कहने का मतलब यही है कि जो सिंपलिंग एरर होता है, आप कोई भी सैंपल लेते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, उसको आप प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं, उस हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, उस सैंपल के साथ यदि आपने सैंपल में लिया कोई भी चीज़ अलग से केमिकल मिला दिया, वो क्या कहलाते हैं, सैंपल में एरर हो गया तो क्या हो जाएगा, सैंपलिंग एरर, यानी प्रॉपर तरह से सैंपलिंग एरर नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मेजरिंग पॉइंट है जो कि डिस्पर्सन के द्वारा दिए गए हैं। टू ऑब्टेन द लेवलिटी ऑफ द एवरेज वैल्यू को बार बार मेजर किया जाता है, टू प्रोवाइड एज द बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी, टू कंपेयर टू और मोर सिंपल विद द रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी, टू टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टेटिकल्स मेजर्स। लेकिन अभी तक आपने ये चीज समझा, अब हम बात करेंगे
टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये कितने टाइप्स के मेजर डिस्पर्सन होता है? तो मेजर डिस्पर्सन जो होता है यहाँ पे लगभग लगभग 5 टाइप से होता है। पहला तो होता है रेंज डिस्पर्सन, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज डिस्पर्सन, और इसी इंटरक्वार्टाइल को क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से जानते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है? ये होता है, ठीक है, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इतने को हम देखेंगे कि रेंज डेविएशन क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्पर्सन क्या है, मेन डेविएशन क्या है, और वेरिएंस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये सब मैथमेटिकल्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको हम देखेंगे। रेंज की बात हम करेंगे कि रेंज डेविएशन क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज डेविएशन क्या है। देखिए, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द सिंपल, ठीक है, यानी कोई भी सैंपल है, दो टाइप से सैंपल होंगे, या फिर उसका जो रेंज होगा स्टार्टिंग का रेंज और हाईएस्ट वैल्यूज वाले जो सिंपल है वो देखेंगे। आल्सो द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज इज नॉन एज द कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज, इन्हीं के बीच के जो क्या होता है, इन्हीं का जो रिलेटिव होता है, जो रिलेटिव होता है मेजर करने वाले रेंज को, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता है। जैसे मैथमेटिकल की बात करेंगे तो मैथमेटिकल्स में होता है इफ एच इज हाईएस्ट वैल्यू, जो एच है यहाँ पे ये क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है। एंड एल क्या है? एल द लोवेस्ट वैल्यू है। देन रेंज, रेंज मीन्स आर बराबर यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज की बात होगी तो इसका ए हो जाता है कि मेजर ऑफ रेंज नॉन एज, इसका जो रिलेटिव होता है, सपोज रिलेटिव जैसे एच माइनस एल, इसका रिलेटिव क्या होगा? एच प्लस एल, तो इसके अपान में होगा तो यह रेंज ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। यानी सपोज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपान, ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये क्या होगा? उसका डिफरेंस हो गया। अब सपोज हम बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं, महत्व क्या है। तो द रेंज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये क्या होता है कि एक वेरी सिंपल होता है, ठीक है, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज वेरी हेल्पफुल इन द स्टैटिस्टिकल्स क्वालिटी कंट्रोल्स एंड वेदर कास्टिंग में यूज किया जाता है, यानी ये बहुत हेल्पफुल होता है कब? जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं किसी के अंदर भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, और वेदर जो हमारा एनवायरनमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है फॉरकास्टिंग करने में, उसमें भी यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर थ्रो एनालिसिस, इससे हम सुइटेबल के माध्यम से, यानी सुइटेबल अच्छे से हम नहीं कर सकते एनालिसिस, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम, क्या ये एक्सेप्टेड क्या करता है? अफेक्टेड करता है एक्सट्रीम वैल्यू इन द सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। सपोज दैट हम एक रेंज देख लेते हैं कि रेंज क्या होता है, रेंज डिस्पर्सन क्या है, रेंज डिस्पर्सन क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कैलकुलेट द रेंज, क्या आता है? कैलकुलेट द रेंज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग एच बी, यानी हीमोग्लोबिन परसेंट ऑफ 10%, यानी कहने का मतलब कि 10 पेशेंट हैं, उनका हीमोग्लोबिन परसेंट निकालना है। हीमोग्लोबिन परसेंट का क्या निकालना है? पहला तो रेंज निकालना है, और दूसरा कोफिशिएंट्स ऑफ द रेंज निकालना है। देखिए 10% दिए हुए हैं, पहला का हीमोग्लोबिन क्या है? 8.3, दूसरे का इतना, तीसरे कितना, ये जो है सभी का ये हीमोग्लोबिन दिया हुआ। सॉल्यूशन हम देखते हैं कि वी हैव द हाईएस्ट वैल्यू, सबसे पहले हम इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। तो इसमें से हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 13.2 है। एंड हम देखेंगे कि सबसे
इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो इसका लोवेस्ट वैल्यू 8.3 है, यानी इससे छोटा कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे 8.3 है तो 8 के जस्ट बाद क्या है, 9.6 है, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट ये है। तो देन रेंज, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट 13.2 एंड लोवेस्ट 8.3। दैट मीन्स इसको हम घटाएंगे तो हमारा जो रेंज आ रहा है 4.9 का आ रहा है। लेकिन कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज की बात करेंगे तो इससे कोरिलेटिव, जैसे हाईएस्ट माइनस एल है तो अपान में यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, अपान में यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले 13.2 माइनस 8.3 अपान 13+2 8.8, तो इसको हमने घटाया तो ये आया, इसको हमने जोड़ा तो ये आया। जब इन दोनों को हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इतने 10% का हीमोग्लोबिन इतना है, इतने परसेंट है। फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज। यदि इस तरह से कोई डाटा दे हमें टेबल फॉर्म में, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसमें रेंज दिया है और कोफिशिएंट्स रेंज ज्ञात करना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल में से। जैसे 0 से 10 के बीच में 1 है, 10 से 20 के बीच 5 है, 20 से 30 के बीच में 10 है, और 30 के 40 के बीच में 13 है, और 40 से 50 के बीच में 9 लोग हैं। लेकिन सॉल्यूशन, इस टेबल को हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे डाटा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एफ है, ठीक है। देखिए इस चीज को डाटा के अंदर हमने ये लिख दिया पूरे चीज यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी भी टेबल फॉर्म का डाटा निकालेंगे तो जिस तरह से हमने मीन निकाला था, मीन्स एवरेज वैल्यू, उसी तरह से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने की प्रोसेस क्या होती है कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, हाई लोअर वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। जैसे 0 और 10 को हमने जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5 हो गया। जैसे 0+10, 0+10, सपोज हम इसको कम कर लेते हैं, ज़्यादा है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ा, यानी 10+20/2, यानी 10 20 कितना हुआ, 30/2 बराबर 15, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको जोड़ा, ए आया, सब कुछ तरह से ए आ गया हमारे पास। लेकिन सपोज हम देखेंगे कि इसमें दो चीज हम देखेंगे कि इसकी जो मिड वैल्यू है हमारे पास, क्या है, मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट मिड वैल्यू यहाँ पे कितना है, 45 है, और लोवेस्ट मिड वैल्यू कौन सी है, 5 है, ठीक है। तो हाईएस्ट यानी x इक्वल बराबर कितना है, 45, एल माइनस एल यानी लोवेस्ट मतलब 5, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो h माइनस एल यानी 45 माइनस 5 बराबर कितना हो जाता है, 40, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इसका कोफिशिएंट बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है वो फार्मूला h माइनस एल अपान एच प्लस एल। तो 45-5 और 45+5, तो इसका क्या हो जाएगा, 40, और इसका क्या हो जाएगा, 50। 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे 4 बचे, 5 बराबर 0.8 हुआ, क्या हुआ, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज नहीं, एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, क्या है ये, कोफिशिएंट रेंज है, कोफिशिएंट रेंज है, ये क्या है, कोफिशिएंट रेंज है। लेकिन जो रेंज है, उसकी रेंज जो है, जो सिर्फ रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहाँ पे कितना है, 40 है, रेंज कितना है, 40 है। ये एग्जाम्पल था। अब इसमें हम देखेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से जानते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब हम क्वार्टाइल से इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्वार्टाइल यानी अंदर का क्वार्टाइल क्या होता है, इंटर यानी अंदर,
द interquartile range of a group of observation is the interval between the values of the upper quartiles and the lower quartiles for the group। यानी कहीं पे दो ग्रुप हैं तो उसका एक इंटरक्वार्टाइल होगा जिसको हम लोअर के नाम से जानेंगे। लोअर यानी लो लिमिट वाले डाटा, जिस तरह से आपने पिछला देखा। और अपर यानी क्या हो जाता है, हाईजेस्ट हो जाता है। अपर क्वार्टाइल upper quartile of a group is the value above which 25% of the observation किया जाता है, जो कि फॉल है। क्या है, फॉल है। लोअर क्वार्टाइल इज द वैल्यूज बिलो विच 25% ऑब्जर्व, जो कि क्या है, फॉल है। देखिए, दिस मेजर गिव एस द रेंज विच कवर द मिडिल, दैट मीन्स 50%, जो मिडिल वाला पार्ट होता है 50%, यानी यहाँ पे 0 से क्या हो जाता है, 100 तक। ठीक है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, 25, 50, 75। सपोज आप समझिएगा ये चीज होता है। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक 0 से 25 और 25 से 50 और 50 से 75, ये 4 हुए। 25, 50, 75 और 100। तो जो मिडिल वाला हो वो कितना होगा, 50% का होगा, जो कि ऑब्जर्वेशन इन द ग्रुप में पाया गया है और पाया जाता है। इफ लोअर क्वार्टाइल इज Q1, लोअर क्वार्टाइल को हम किससे डिनोट करते हैं, Q1 से डिनोट करते हैं। एंड अपर क्वार्टाइल को Q3 से डिनोट करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्वार्टाइल होता है उसे हम Q2 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यानी कोई भी डाटा होगा क्वार्टाइल, ठीक है, लोअर मतलब उससे छोटा, क्वार्टाइल मतलब ज्यादा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, जो पहला पॉइंट है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1 क्या होगा। इंटर क्वार्टाइल से हमने किसको डिनोट करते हैं, Q से, तो इसका रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो आर क्यू जो है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टाइल, जो आर क्यू है ये क्या है, डिफरेंट बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, सेकेंड थिंग की बात करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी क्वार्टाइल डेविएशन। सॉरी, पहला तो था इंटर क्वार्टाइल, आपने समझ गया इंटर क्वार्टाइल है। ठीक है, जो कि डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का है, ये जो है आर क्यू। लेकिन सेकेंड थिंग्स यहाँ पे है, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल्स रेंज इज डिफाइंड, उसको कैसे करते हैं, उसका फार्मूला है Q इक्वल 1/2 इंटू Q3 माइनस Q1, ए इसका एग्जाम्पल है। लेकिन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यही होगा, यहाँ पे जो हमारा ये चीज है, ठीक है, इसका को रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक कोफिशिएंट हो जाता है। एडवांटेज, ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इससे इजी होता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, अनएफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज क्वाइट satisfactory when only the middle half of the groove is dealt with। ठीक है, डिसएडवांटेज इसमें क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन मींस डिसएडवांटेज, यानी इग्नोर करते हैं जो 50% होता है उसे, इट इग्नोर ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एल्गोरिथ्म ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, कोई हमारे पास क्वार्टाइल के लिए चेंज आ जाए। देखिए, कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, कैलकुलेट करना है क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज को, एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ग्रुप। तीन चीज ध्यान करना है आपको, कैलकुलेट करना है। पहला तो ये चीज है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, आपने देखा सभी चीजों को टेबल में, इंटर क्वार्टाइल जो है, ठीक है, हमें इंटर क्वार्टाइल को चेक करना है। और क्या होता है, सारी चीजें हमें अच्छे से देखना है। देखिए, होता क्या है यहाँ पे, देखिए, हाइट इन इंच, यहाँ पे क्या दिया है, हाइट इंच, इंच में है, किस में है,
हाइट और इंच में दिया गया है, तो हम इसे देखेंगे क्या होगा, हाइट और इंच। अब हाइट और इंच की बात करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल मेंशन हो गया, हाइट इन इंच। हाइट जो है किसमें है, इंच में दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 21 बच्चों का हाइट कितना है, 58 इंच है। 25 बच्चों का हाइट कितना है, 59 इंच है। इस तरह से ये हाइट है, इतने स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन ये टेबल है, इस टेबल को यदि हम हाइट को हम कुछ इस तरह से लिख दें, नीचे के डाउन में फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से लिख दें, तो इसमें हम इसका क्या देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। तो यहाँ पे 21 है तो हम 21 ही लिखेंगे, और इस 21 में हम 25 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 25 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस 46 में इस 28 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। 74 को हम इसमें जोड़ेंगे, यानी जो हमारी तिरछी लाइन आ रही है, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, यानी जो चीज है हम जोड़ेंगे, यानी क्रॉस, जो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस क्या होगा, एडिशन होगा, यानी क्रॉस लाइन जो है जोड़ा जा रहा है। समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं कि यहां से जो ए है, ठीक है, ये क्या है, जोड़ा गया है, ये क्या है, जोड़ा जा रहा है, ये क्या है, जोड़ा जा रहा है, इसको भी जोड़ा जाएगा। अब हम बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाएगा, ये भी यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज आता है, यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा गया। ये सब क्या है, प्लस वाले पॉइंट हैं, जो कि जोड़ा जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, यानी एडिशन किए जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ एडिशन किए जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से एक लाइन क्या बनती है, सीधी बनती है। कर चलिए मैं इसका कलर चेंजेस कर लेता हूँ। सपोज हम रखता हूँ ए, ठीक है, एलोट। ये जो सीधी वाली लाइन बन रही है ए, ठीक है, 21 का 21 रहेगा। अब 21 वाला जो वर्ड है 25 के साथ जोड़ा जाएगा, जो भी आएगा उसको हम सीधे में रखेंगे। सेम ए है, जो यहाँ पे है इसके साथ जोड़ेंगे, जो आया जा रहा है हम इसे यहाँ पे रखेंगे, और इसको यहाँ पे, यानी इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रही है। लेकिन हम इसका टोटल योग देखें तो 199 होगा, जो कि यहाँ पे है 199, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ, कंफ्यूजन होंगे तब तो गए। अब देखिए कीवन की बात हो रही है, यहाँ पे एक फार्मूला हमने पहले बताया था कि जो रेंज याद करेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे 199 है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सम कितना है, 199 है, ठीक है। ये क्या है, सम है विषम है, भाई साहब विषम है, सम होता तो जीरो होता या फिर जोड़े में होते, तो n प्लस 1/4 आइटम 4 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 100% का जो होता है, ठीक है, जो 100% का होता है, ठीक है, वो एक पार्ट होता है। जैसे इसमें 0 से 100 के बीच में 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, ठीक है। सपोज कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, तो हमने उसको रखा है यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे 199/4 से आइटम से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो 50 वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है, जो 15 वाला पार्ट है, साइज ऑफ 50 का आइटम जो है वो कितना है, यहाँ पे 60 है। 50 वाला जो है उसकी क्या है, हाइट कितनी है, 60 है। लेकिन ये क्या है, Q1। इसी तरह से Q3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि 3 है, 3 डेविएशन n+1/4, तो वही चीज अपनाएंगे। सेम आएगा अपने पास कितना, 150, मीन्स आइटम्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। इंटर क्वार्टर रेंज की बात करेंगे, Q3 - Q1 कितना आया,
Q3 कितना है, इतने, लेकिन Q1 कितना था, इतना। रेंज कितना आया, 4 की। अब इसलिए जो हमारा यहाँ पे रेंज था 4 था, वो आ गया। सेमी क्वार्टाइल क्या होता है, 1/2 Q3 माइनस Q1। इसमें Q3 क्या था, A था, Q1 क्या था, A, तो इसको रख देंगे, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 4 होगा। सपोज क्या होता है, 1/2, इसमें से घटाते हैं 4 होता है, तो 4/2 बराबर क्या हो जाता है, 2, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोफिशिएंट क्या हो जाता है, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स वही होता है, Q3 माइनस Q1 है तो अपान करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सेम इसका रेंज क्या हो जाएगा, ए आ जा रहा है कोफिशिएंट। तो ये चीज है कुछ जो कि एकदम बहुत इजी है, ठीक है। मीन डेविएशन की बात करेंगे तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द एवरेज और मीन, ठीक है, वही है मीन डेविएशन। जिस तरह से आपने मीन निकाला था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी में, वही डेविएशन है, सेम फार्मूला वही है। दैट मीन्स हम बात करेंगे डिफाइंड डाटा, इसको हम एक्स को हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन से हम करते हैं। जो पहले बताया गया था वही है, इसमें कुछ नहीं करना है। फाइंड द डेविएशन की बात करेंगे तो हम उसमें डेविएशन भी बताए थे, सब कुछ बता दिया गया था। आप मीन को देखेंगे, मीन ही वो डेविएशन मीन कहलाता है, ठीक है। मीन ही डेविएशन मीन है, उसी के जैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये क्या होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें प्रॉपर मेथड सेंट्रल टेंडेंसिटी में यूज किए जाते हैं, जो कि अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट नॉट ऑन एस्टिमेट। ये किसके बेस होता है, मेजरमेंट के बेस होता है, एस्टिमेशन के बेस नहीं होता है। यानी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं इसमें। डिसएडवांटेज को तो उसका ही वही है, देखिए ये चीज हमने आपको पहले बताया था, सेम उसी तरह से है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने मीन बताया था, मीन को आप एक बार देखेंगे, जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे मीन को हमने एक्सप्लेन किया था। वेरिएंस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस, ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं वेरिएंस के, ठीक है। दो टाइप से फार्मूला यूज किए जाते हैं, एक तो रो डाटा के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो सिर्फ होता है सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। जो वेरिएंस होता है उसको ओमेगा टू, ठीक है, सॉरी, सिग्मा टू, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोल सकते हैं, सिग्मा ही है यहाँ पे, ठीक है, डिनोटेड बाय सिग्मा, स्क्वायर से हम इसे डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंट रोल इसमें जो होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है सिग्मा। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, जो कि रो डाटा के लिए होता है, कच्चे डाटा के लिए, जो यानी सिंपल डाटा दिया जाता है उसके लिए। वेरिएंस क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है, एक्स माइनस डी एक्स होता है, यानी सेम है। या फिर ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएंस, अब दूसरा वेरिएंस की बात हो रही है, जो कि एफ, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो इनटू करके एफ कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इनटू में एफ करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस क्या होते हैं, उसका दूसरा नाम सी भी होता है, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस, it is used to compare the variability of one characters into different group having different magnitude of the values or two characters in the same group by the expressing in percentage। कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कंपेयर करते हैं वेरिएबिलिटी का, और वहाँ पे क्या होता है, वन कैरेक्टर्स को हम दूसरे कैरेक्टर के अंदर यानी दूसरे ग्रुप के अंदर ले जा करके उसका क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, और उस मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है या फिर टू कैरेक्टर्स वाली जो वैल्यू होती है, उसे हम ग्रुप में एक्सप्रेशन करके हम उसका परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी इसका यूज करते हैं, मीन ऑफ कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक, इसी को हम स्टैंडर्ड मीन भी कह सकते हैं। रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज फाउंड इन परसेंटेज, इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज का पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन सी भी बराबर होता है फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। दैट मीन्स सी भी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से ही हम नोट करते हैं, और जो मीन होता है x इंटू 100 होता है, ठीक है। इसका यूज, सपोज यूज तो आप देख ही पा रहे होंगे, आपके सामने है, यूज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजी होता है कंपेयर करने में, जो कि यूनिट है भी इक्वल, नियरलिटी इक्वल मीन्स को चेक किया जाता है इसके माध्यम से। सपोज दैट एक एग्जांपल है, द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू स्कूल्स ए बी आर गिवन बिलो, यानी दो स्कूल हैं, ठीक है, स्कूल ए और स्कूल बी, ठीक है। पहले स्कूल की जो मीन है वो कितना है, 450, दूसरे स्कूल का जो मीन है 470 है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 52 है, और इसका कितना है, 55 है। तो कंपेयर करते हैं दो स्टूडेंटों के बीच में, ठीक है। तो पहला हम स्टैंडर्ड, जैसे हम देखेंगे कोफिशिएंट वेरिएशन बात करेंगे, तो सी भी बराबर क्या होता है, ए सिग्मा फॉन एक्स इंटू ए, ठीक है। इसको हम सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं, जो कि स्कूल ए का है। इसके साथ हम स्कूल ए में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, इसके साथ हम ये करेंगे तो 11.55 आएगा, लेकिन इसके साथ करेंगे तो इसका क्या होगा, 11.70 आएगा। तो वेरिएबिलिटी ऑफ बोथ स्कूल इज नियरली इक्वल, ये दोनों क्या है, आपस में नियर में है, जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, एक दूसरे के आस पास में ही है, क्या है, आस पास में है। सपोज दैट एक दूसरे का क्या है, आस पास में ही है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी नेक्स्ट वीडियो में कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। अभी तक के लिए